क्या देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? और क्या भारत के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ है? इन दिनों दिल्ली की राजनीति में यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस चर्चा की वजह है संसद में बनने वाला एक बड़ा टकराव। विपक्ष ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नोटिस देने की तैयारी कर ली है। अगर यह नोटिस औपचारिक रूप से संसद में दिया जाता है तो यह आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की कोशिश की जाएगी। समाचार एजेंसियों के मुताबिक इस नोटिस पर 193 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद शामिल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लगभग सभी सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी इसका समर्थन किया है। यानी विपक्ष इस मुद्दे को बड़े राजनीतिक सवाल के रूप में संसद के सामने रखना चाह रहा है। जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। सही है। 58 लाख वोटर्स आर ऑन दी एडजुडिकेशन लिस्ट। इट्स ए बिग नंबर। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का गलत बोली है, ठीक बोली है। देश के कुछ राज्यों में तेल की संकट हो गया है। ये गैस का मुंबई हो, बेंगलोर हो, इन सबको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो सरकार को देखना चाहिए। दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर। दादा बहुत ही खराब हालत है। सदन में सीईसी को हटाने के लिए इम्पीचमेंट नोटिस लाने का फैसला है। आजकल के अंदर ये होगा। आप लोगों में विपक्षी दलों में इस पर चर्चा हुई है? हाँ, चर्चा हुई। कल डिटेल में चर्चा हुई। कल हुआ था। क्या फैसला तय हुआ है कि मूव करेंगे राज्यसभा से वो इम्पीचमेंट नोटिस। इस पूरी पहल की अगुवाई तृणमूल कांग्रेस कर रही है। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। उनका आरोप है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन समीक्षा यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिस तरह से की गई उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को जिस तरीके से संभाला गया उसे सामने लाना जरूरी है। एसआईआर जैसे हुआ पश्चिम बंगाल में उसको लेकर के टीएमसी खासी नाराज दिख रही है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के इस विशेष समीक्षा में बड़ी गड़बड़ियां हुई। कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं, यानी उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश होती दिख रही है। इसी वजह से विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनको हटाने का प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 7 अलग अलग आरोप लगाए गए हैं। इसमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने का आरोप भी शामिल है। साथ ही यह भी कहा गया है कि चुनावी गड़बड़ियों की जांच में जानबूझकर चुनाव आयोग रुकावट डालता है और मतदाताओं को बड़े पैमाने पर वोट देने के अधिकार से वंचित करने की कोशिश भी चुनाव आयोग करता है। ये विपक्ष के आरोप हैं जो वो लगा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को वास्तव में हटाया जा सकता है? इसका जवाब हमें संविधान में मिलता है। भारत के संविधान के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना आसान नहीं है। उन्हें उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जा सकता है, यानी प्रक्रिया बेहद सख्त और लंबी होती है। सबसे पहले संसद में एक औपचारिक नोटिस दिया जाता है। लोकसभा में इसके लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। विपक्ष का दावा है कि उनके पास इससे कहीं ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर हैं, यानी शुरुआती शर्त विपक्ष पूरी करता हुआ दिख रहा है। अगर लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति इस नोटिस को स्वीकार कर लेते हैं तो इसके बाद एक जांच प्रक्रिया शुरू होती है। आमतौर पर इसके लिए एक जांच समिति बनाई जाती है। इस जांच समिति में आमतौर पर 3 सदस्य होते हैं। पहला सदस्य सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं, दूसरा सदस्य किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और इस समिति के तीसरे सदस्य होते हैं प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ या वरिष्ठ न्यायविद। यह समिति लगाए गए आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को देती है। लेकिन असली चुनौती इसके बाद ही
शुरू होती है वो चुनौती है संसद में नंबर गेम की, क्योंकि आखिर में फैसला संसद के वोट से ही होना होता है। फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी सिर्फ साधारण बहुमत से काम नहीं चलता, कम से कम 272 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है और साथ ही मौजूद और वोट देने वाले सांसदों में से 2/3 समर्थन भी चाहिए होता है। अब मौजूदा लोकसभा का गणित देख लीजिए। 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन करीब 293 सांसदों के साथ सत्ता में है, यानी सरकार अपने दम पर साधारण बहुमत से काफी आगे है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और बाकी विपक्षी दलों को जोड़ कर देखें तो उनके पास करीब 230 से 235 के बीच सांसदों की संख्या है, यानी संख्या 272 से काफी नीचे है। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष नोटिस जरूर दे रहा है, 100 सांसदों के हस्ताक्षर भी जुटाए गए हैं, लेकिन जब असली मतदान होगा तब प्रस्ताव पास कराने के लिए उसे 272 से ज़्यादा वोट चाहिए होंगे और फिलहाल लोकसभा के नंबर बताते हैं कि विपक्ष के पास इतने वोट नहीं है। ये प्रस्ताव अगर लोकसभा में पेश भी हुआ तो गिर जाएगा। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह प्रस्ताव पास होना लगभग नामुमकिन है, लेकिन फिर भी विपक्ष यह कदम क्यों उठा रहा है, इसका जवाब राजनीति में छिपा है। विपक्ष चाहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर संसद में औपचारिक बहस हो। अगर नोटिस स्वीकार हो जाता है, जांच समिति बनती है, तो चुनाव आयोग के फैसलों और उस पर लग रहे आरोपों की जांच शुरू हो जाएगी। इस जांच की रिपोर्ट संसद के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी, यानी यह मामला सिर्फ राजनीतिक आरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक औपचारिक संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएगा, रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। विपक्ष की इस रणनीति के साथ एक संवैधानिक सवाल भी जुड़ा हुआ है। क्या किसी संवैधानिक पद के खिलाफ महाभियोग जैसी गंभीर प्रक्रिया का इस्तेमाल केवल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में टीएन सेशन बना भारत सरकार मामले में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इतनी मजबूत सुरक्षा इसलिए दी गई है ताकि वो राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त को यह सुरक्षा सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि विपक्ष से भी देती है, यानी कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ दबाव बनाने के लिए हटाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इस पूरे विवाद में एक और दिलचस्प पहलू है। 2023 में संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा एक नया कानून बनाया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, लेकिन नए कानून में जो संसद में बना उसमें मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया। अब समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होते हैं, यानी चुनाव आयोग को जो कमेटी चुनती है उसमें सरकार के पास 2 वोट और विपक्ष के पास सिर्फ 1 वोट होता है। The election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition and the Chief Justice. The Chief Justice was removed from that committee. Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, that seems to be a calculated strategy. ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति फरवरी 2025 में इसी कानून के तहत हुई थी। विपक्ष का तर्क है कि इस नई व्यवस्था में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कमजोर हुई है, लेकिन जिस चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार को चुना उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। वो मीटिंग में शामिल हुए और मीटिंग से निकलने के बाद उन्होंने अपना विरोध जताया था। भारत के इतिहास में पहले भी चुनाव आयोग से जुड़े विवाद हुए हैं। साल 2009 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चावला राजनीतिक रूप से पक्षपाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने उस सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था। उस समय यह मामला संसद तक
नहीं पहुंचा था। लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया गया हो। इसलिए यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं, यह चुनाव आयोग की भूमिका, उसकी स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जब यह नोटिस औपचारिक रूप से संसद में दिया जाएगा तो आगे क्या होगा। क्या स्पीकर इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, क्या जांच समिति बनेगी और क्या यह विवाद आगे चलकर किसी बड़े संवैधानिक टकराव में बदल जाएगा। क्योंकि अगर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच टकराव और भी तेज हो सकते हैं और यही टकराव तय करेंगे कि यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक प्रस्ताव बनकर रह जाता है या भारतीय लोकतंत्र में किसी बड़े बहस की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।